हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग सोनिया, गुड मॉर्निंग करिश्मा। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। भाई बताएगा कोई कि पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। बहुत अच्छी चल रही है कि अच्छी चल रही है कि चल ही नहीं रही है। चलिए, ओके, वेरी गुड करिश्मा। वेरी गुड सोनिया। पढ़ाई चलना चाहिए, है ना। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, फेडरल सिस्टम इन इंडिया या फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में संघवाद या संघीय सिस्टम या संघीय प्रणाली। गुड मॉर्निंग मुनिया, कैसे हैं आप और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है। जय श्री कृष्णा करिश्मा। चलो 2 मिनट वेट करेंगे सभी का, उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके। भारत में संघवाद या संघीय व्यवस्था, ओके, फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम बोला जाता है। तो जैसा कि आप लोग इससे क्या समझते हैं संघवाद से, चलिए बताइए। सोनिया सॉरी साक्षी, पहले का कुछ भूलना नहीं है ना। वो भी रिवीजन करते रहना है। मैंने कहा था कि हम लोग जितनी स्पीड से भागेंगे पता नहीं चलेगा बीच में, है ना। और पीछे का रिवाइज करते रहना पर डे। जैसे ही एक दिन आप चूकते हैं पढ़ने के लिए तो आपका नुकसान होता है। ओके साक्षी। राधे राधे गुड्डू। राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा। अब दो भाग वो कौन कौन से थे। तो पहला तो भाग आपका एकल, जिसे एकात्मक कहा जाता है, यूनिटरी। और दूसरा संघीय, जिसे फेडरल कहते हैं। फेडरलिज्म या फेडरल। फेडरलिज्म मीन्स होता है संघवाद और फेडरल मीन्स होता है संघीय। ओके। अब क्या होता है कि एकल को हम लोग एकात्मक कहते हैं। कभी कभी एकल सरकार को एकात्मक सरकार भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। अब इस सरकार में क्या होता है, समस्त शक्तियां जितनी भी पावर है
वो एक केंद्र सरकार को दे दी जाती है और कार्य जो है वो केंद्रीय सरकार ही करती है और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। ये एकल सरकार में जितनी भी शक्तियां होंगी वो सब कहाँ होंगी? एकात्मक अर्थात केंद्र में। दूसरी ओर आपका रहता है संघीय सरकार। तो इस सरकार में शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार, सेंटर को एवं स्टेट को मतलब क्षेत्र में विभाजित कर दी जाती है। तो भारत देश कैसा है? एक संघीय है, संघ है, जिसमें कुछ शक्तियां सेंटर को है और कुछ स्टेट को है। ओके, यहां तक क्लियर सभी को कि भारत कैसा है? संघीय। और ये दोनों केंद्र एवं राज्य या केंद्र एवं क्षेत्र दोनों अपने स्थान पर या अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं एवं स्वतंत्र रहते हैं। अब आगे आता है कि सर अगर ऐसा है तो संघीय सरकार कौन कौन सी है और एकात्मक सरकार कौन कौन सी है? तो एकात्मक सरकार में आप कुछ देशों के नाम लिख लेंगे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्वीडन। ओके, ये सारे जितने भी देश है ये यूनिटरी है अर्थात एकात्मक। ओके, यूनिटरी गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर? आगे आप लोग संघीय अर्थात फेडरल मॉडल जो भी देश अपनाते हैं उनको नोट कर लीजिएगा। ये नोट हो गए होंगे तो हम इन्हें रेजर कर देते हैं एक बार। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, नॉर्वे, स्वीडन। ओके, आगे नोट करिएगा संघीय अर्थात फेडरल, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना। ये सारे सरकार के कैसे रूप हैं? संघीय रूप। ओके, क्लियर? अब जो संघीय मॉडल होता है इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में हम लोग जानते हैं, संघ शासन। अब भारत में अगर देखा जाए तो भारत में दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप है ना? कनाडा में एकात्मक नहीं है, कनाडा में फेडरल सिस्टम है अर्थात संघीय व्यवस्था। ओके, ये अर्जेंटीना, ये ब्राजील। ओके, हो गया? अब संघ मॉडल में राष्ट्रीय सरकारों को संघ सरकार या केंद्र सरकार या संघीय सरकार के रूप में हम लोग जानते हैं और क्षेत्र सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जानते हैं। ओके, तो कभी कभी पूछ ले कि प्रांत सरकार या राज्य सरकार किन किन में होता है या क्षेत्रीय सरकार किन में होता है, तो ये एकात्मक होते हैं और संघ में आपका केंद्र होता है। ओके,
अब संघ एवं एकात्मक में हम लोग थोड़ा देखेंगे, अंतर आगे देखेंगे। और एक चीज याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि संघ शासन जो शब्द है, वो किससे संबंधित है? तो हिंदी में फ्यूडस, FOEDUS, फ्यूडस एक लैटिन वर्ड है। ओके, ये चीजें याद रखना है। यहां तक क्लियर? चलिए, अब हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक संघीय शासन संरचना राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों के बीच स्पष्ट रूप से सीमा क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर है? बीच में मैं बोल ही नहीं रहा था तो वॉइस कहाँ से आएगी, है ना गुड्डू? चलो, है ना? तो हर जगह अलग अलग कहा जाता है। जैसे अमेरिका में, राज्य कहा जाता है। और कैंटोन स्विट्जरलैंड में कहा जाता है। प्रांत आपका कनाडा में कहा जाता है राज्य को। और गणतंत्र रूस में कहा जाता है। ओके, सब तो क्लियर है भाई? है ना? तो भारत के मामले में फेडरेशन शब्द जो है वो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया यानी भारत को राज्यों का एक संघ बताया है। इसका तात्पर्य क्या होता है? भारतीय संघ की रचना मूलतः एक संघ है जो अविनाशी है, इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक राज्यों का संघ है। ओके, अब हम लोग भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताएं देख लेते हैं। कुछ विशेषताएं हमारे यहाँ हैं। और संघीय सरकार में अलग होती है, एकात्मक सरकार हम लोग दोनों के मिक्सअप है, राइट? जैसे डुअल पॉलिटी, दोहरी राजनीति, राज्य में अलग और केंद्र में अलग। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता होगी। रिटन एवं रिजिड होगा, लिखित एवं कठोर होगा हमारा संविधान। डिवीजन ऑफ पावर होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, ना कि पृथककरण होगा। एक चीज याद रखिएगा, हिंदी में कंफ्यूज करता है। शब्द पृथककरण नहीं होता है, विभाजन होता है। पृथककरण मीन्स होता है क्लासिफिकेशन अलग अलग। ओके, अगला द्विसदन, उच्च सदन, निम्न सदन, है ना? बाई क्रिमिनलिज्म। अब आता है यूनिटरी फीचर अर्थात एकात्मक सरकार की कुछ विशेषताएं। तो हमारा केंद्र मजबूत है, राज्य अविनाशी है, अविनाशी नहीं है, और एकल एवं लचीला संविधान है, फ्लेक्सिबल एवं सिंगल है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि की समानता नहीं है। भाई राज्य में जो भी प्रतिनिधि जाएंगे वो जनसंख्या के आधार पर जाते हैं। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी, एकल नागरिकता है, अमेरिका जैसा हमारे पास डुअल नागरिकता नहीं है। राष्ट्रपति के माध्यम से संघ द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्य सूची पर संसद प्राधिकरण अथॉरिटी देती है। राज्य विधेयकों पर वीटो पावर है। ये सारी चीजें हैं। यस, साक्षी पृथक्करण और विभाजन दोनों चीजें अलग अलग है। ओके, इसलिए याद रखिएगा विभाजन है ना कि पृथक्करण है। ओके, चल
अब आते हैं भारतीय संघवाद पर विद्वानों की राय। केसीवेरी ने कहा है कि भाई भारत का संविधान कैसा है, एक अर्धसंघीय क्वासी फेडरल, है ना, आधा संघीय है आधा एका। ऐसे ही पॉल एपल भी कहते हैं एक्सट्रीमली फेडरल, मतलब एक बहुत ज्यादा फेडरल है। मॉरिस जॉनसन बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी संघवाद यहाँ वहाँ से लिया है। और आइवर चैनिंग मजबूत एवं केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ, फेडरल फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। अलेक्जेंडर क्विज कहती हैं भारतीय संघ सुई जेनरिस का मामला है, जिसका मतलब क्या होता है, सुई जेनरिस मतलब भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए अद्वितीय है, जैसी उनकी जरूरतें होंगी वैसा वो काम कर लेते हैं। ओके। ऐसे ही रेखा सक्सेना आती है, वो कहती हैं असममित संघवाद, मतलब इसका कोई मित्र नहीं है भाई, एक अलग ही है, हटके है इसका संघवाद, परिस्थितियों के साथ घटना हट जाएगा बढ़ जाएगा, है ना, दोनों का मिक्सअप है, बहुत अच्छा है। ओके, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर है, एक बार थम्स अप दीजिए सभी। ओके। अब हमें कभी कभी समझ में आता है, जैसा कि आप लोगों को भी अंदर कंफ्यूज आता है कि सर ऐसा क्या रहा कि भारत ने इस संघीय व्यवस्था को अपनाया। चलिए बताइए, कारण बताइए इसका क्या है। कारण बताइए ऐसा क्या है कि भारत ने संघीय सरकार व्यवस्था को ही अपनाया है। स्वतंत्रता के टाइम बहुत से डिवीजन में बातें थी, इसलिए ओके, किसी एक को शक्ति देना से वो अत्याचार करता है, भारत पहले देख लिया था ब्रिटिश के शासन। ओके, जो भी आप समझ रहे हैं ठीक है। भारत के जो भी भारत हमारे देश के संविधान निर्माता थे, तो उनके विचार में संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया गया। पहला कारण, देश का जो क्षेत्रीय रूप था वो बेहद था, अर्थात बहुत बड़ा था, बेहद रूप था। ओके, बृहद रूप था जो बड़ा था। दूसरा कारण था सामाजिक एवं सांस्कृतिक। हर कहीं हर एक क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति है, समाज थोड़ा अलग अलग है, भाषा जाति ये सब चीजें अलग अलग थी। अगर हम लोग आज अपने स्टेट में ही घूम ले तो हमारे स्टेट में ही थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंजेस मिलेंगे। और जब स्टेट ही परिवर्तन कर दे तो सीधा सीधा कल्चर ही चेंज हो जाता है। ओके, क्लियर। अब संघीय सरकार जो लाई गई इन दो कारणों से, और देखा गया कि भाई इससे क्या होगा, केंद्र भी मजबूत रहेगा, संघीय व्यवस्था भी मजबूत रहेगी और सरकार भी शक्तिशाली होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर। ये हमने आपको बता ही दिया फीचर क्या है ना। तो फेडरल सिस्टम समझ में आया कि नहीं।
भारत में तो स्टार्टिंग से ही वही है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ बता दीजिए, अगर जिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके। कौन सा पॉइंट करिश्मा? पहला पॉइंट स्ट्रॉन्ग केंद्र राज्य। साक्षी कह रही है विभाजन और पृथक्करण। विभाजन में क्या होंगी? कुछ चीजें बांट दी जाएंगी, बांटना होता है। ओके। और पृथक्करण में क्या होगा? अलग अलग होगा कि भाई आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, हम आपसे नहीं बोलेंगे, आप हमसे नहीं बोलेंगे। और विभाजन में हम आपसे बोलेंगे, आप हमसे बोलेंगे। थोड़ा बहुत बंटवारा होता है शक्तियों का, लेकिन मजबूत कौन होता है? केंद्र होता है। जब कोई मामला केंद्र राज्य सरकार को नहीं है या समवर्ती सूची में है, तो केंद्र जो डिसीजन लेगा वही राज्य को मानना पड़ेगा। ओके। पहला पॉइंट मजबूत केंद्र है ना, ये बात कह रही है। तो मजबूत केंद्र में क्या है मुनिया? शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो संघीय दृष्टिकोण से काफी विरुद्ध है। और केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, यानी सूची में कितने विषय हैं, क्या है। तो केंद्रीय जो सूची है, केंद्रीय सूची, उसमें ज्यादा विषय है। और जब समवर्ती सूची में ऐसे विषय जिन पे राज्य और केंद्र दोनों भी नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य पहले नियम बना लेता है सो और नहीं, केंद्र पहले नियम बना लेता है, तो राज्य को वो मानना पड़ता है। दूसरा, राज्य अनिश्चय नहीं है ना, अविनाशी नहीं है। ये चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। भारत में राज्यों को कैसा नहीं है? क्षेत्रीय अधिकार। अर्थात संसद एक तरफा कार्रवाई कर सकती है। राइट। संसद क्या कर सकती है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, जिसमें राज्य की अनुमति नहीं चाहिए हमें। ना राज्य में विशेष बहुमत, ना साधारण मत की जरूरत है। राज्य को अगर केंद्र को नाम चेंज करना है तो वो कर सकता है। ओके। ना इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है, ना विशेष बहुमत की। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? नश्वर राज्यों का अनिश्चर संघ। ओके। इसीलिए अविनाशी कहेंगे। नश्वर राज्यों का अनिश्चर संघ। ओके। इंग्लिश वाले अगर स्टूडेंट है तो इसे लिख लें। एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ destructible union. Okay. Yes, yes. अब अगर इसके हम पीछे देखेंगे तो अमेरिका कैसा है? अनिश्चर राज्यों का अनिश्चर केंद्र है, जिसमें राज्य अपना अलग संविधान बना सकता है, केंद्र अपना अलग, है ना। हर राज्य का वहां अलग अलग संविधान है और राज्य की नागरिकता अलग है, केंद्र की नागरिकता अलग है अमेरिका में, है ना। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? अब किसी स्टूडेंट का कोई डाउट तो नहीं है? तो अगला टॉपिक हम लोग करेंगे सेंट्रल एवं स्टेट रिलेशन।
चलिए एक बार सभी लोग थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड्डू, पंकज, पूजा, आप लोगों को समझ में आया सभी को? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ेंगे सेंटर एवं स्टेट रिलेशन की ओर। अच्छा, सेंटर और स्टेट से संबंधित या संबंधों के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? रिलेशंस के बारे में क्या समझते हैं? चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। आर्टिकल 245 से 255, 63 क्या है ये? चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और सेंटर को अलग पावर होती है और स्टेट को अलग पावर होती है। ओके, और कुछ बताएंगे? और कोई साक्षी और गुड्डू के अलावा? राज्य को पावर तो होती है पर केंद्र की अनुमति लेना जरूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी अगले टॉपिक, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पावर के बारे में उनके भाग 11 और अगला पार्ट आपका 12, 11 और 12 में इसके बारे में कहा गया है। तीन तीन प्रकारों में इन्हें विभाजित किया गया है संबंधों को, रिलेशन को, जिसमें विधायी संबंध 245 से 255 तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक 256 से 263 है। फाइनेंशियल अर्थात वित्तीय 268 से 213 है। ओके, ये चीज याद रखना है आपको कि कौन से अनुच्छेद किसमें आते हैं। तो 245 से 293 तक हैं, लेकिन बटे हुए हैं। ओके। एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, मतलब एक हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है जिसके द्वारा, मतलब ये नहीं है कि सेंटर के अलग होंगे और स्टेट के अलग होंगे, ऐसा अमेरिका में है, यहाँ नहीं है। ओके, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। अब पहले हम लोग, ये तो हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, है ना, सब रिलेशन देखें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल यहाँ तो शॉर्ट में है, लेकिन हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके, ये हमने शॉर्ट पॉइंट लिखे। सबसे पहले आते हैं हम लोग स्टार्टिंग में कुछ कहानी के रूप में समझ लेते हैं। चल,
भारत का संविधान अपने रूप में एक संघीय रूप है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है। और जितनी भी शक्तियां हैं वो क्या है, विधायी है, कार्यपालिका है एवं वित्तीय है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य ये सारी शक्तियां विभाजित हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो भी विभाजित शक्तियां हैं वो न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं, बल्कि संविधान में एक एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना है, जो केंद्र कानूनों की तरह राज्य कानूनों को लागू होती है। और केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, लेकिन संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। जब केंद्र सरकार अपने नियमों को लागू करती है, अपने शर्त एवं कानूनों को लागू करती है, तो क्या होता है कि राज्य को सहभागी मतलब सहायता करनी चाहिए उसकी, ना कि विरोध करना चाहिए। ओके, तो इन दोनों में सहायता एवं सहयोग सहकारिता बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि संविधान ने केंद्र एवं राज्यों के संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं बनाई हैं, जैसे कि विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय। तो इन तीनों प्रकारों को आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से? विधायी, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, एवं वित्तीय। ये तीन संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, लेजिस्लेटिव अर्थात केंद्र और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत आता है, और इसमें संविधान विधायी शक्तियों के संबंध में केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है, और केंद्र भारतीय क्षेत्र के पूरे या हिस्से के लिए कानून बना सकता है। तो जो केंद्र होगा, सेंटर होगा हमारा, वो भारत के किसी भी क्षेत्र या एक हिस्से या सभी के लिए कानून बना सकता है। राज्य अपने राज्य क्षेत्र के पूरे हिस्से, पूरे भाग या कुछ हिस्से के लिए भी कानून बना सकता है। केंद्र केंद्र स्तर पर करेगा, राज्य अपने राज्य स्तर पर करेगा। लेकिन संसद भी अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून का अर्थ है कि इस इसके कानून भारतीय नागरिकों और इनकी संपत्ति पर पूरी दुनिया में लागू होते हैं। केंद्र के अर्थात संसद और राज्य में रह रहे नागरिकों के ऊपर रहते हैं लागू। ओके, ये चीज अंतर बहुत आराम से याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर? अब विधायी जो विषय हैं उनका वितरण जो है, तो संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के 3 गुना वितरण प्रदान करता है, अर्थात संघ सूची, पहली सूची संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी समृद्धि सूची है। ये 7वीं अनुसूची में आते हैं। ओके, संविधान 246 संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, और अनुच्छेद 248 अविशिष्ट मतलब स्पेशल जो शक्तियां उससे संबंधित है। ओके, अब कंकरेंट लिस्ट में जितने भी विषय हैं वो कितने हैं? टोटल 52। जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट एवं कंकरेंट जो समवर्ती सूची है। संघ सूची में 100 विषय हैं, रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, संचार इनसे संबंधित है। एवं राज्य सूची में 61 विषय हैं, जो सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पुलिस, मत्स्य पालन, स्थानीय बैंक, स्थानीय सरकार, इन सारी चीजों से संबंधित है। समवर्ती सूची क्या है? इसमें 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, विवाह, तलाक, आपराधिक कानून, नागरिक प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण, वन, इनसे संबंधित है। और अविशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जो इस पर कानून बनाने की संसद के पास शक्ति होती है, और अविशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल होती है। ओके, राज्य के कानून पर केंद्र का नियंत्रण होगा, लेकिन केंद्र के कानून पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। तो अब इन सब चीजों और इन शब्दों को आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं कि राज्य जो भी कानून बनाएगा वो क्या करेगा, उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा। ओके, और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? संसद के पास होंगी। ऐसे विषय
जो केंद्र सरकार में ना हो, केंद्र सरकार की लिस्ट में ना हो, मतलब केंद्र सूची में ना हो, और संघ सूची में ना हो, और समवर्ती सूची में ना हो। इन तीनों सूची में जो भी विषय नहीं है उन पर नियम कौन बनाएगा? संसद। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी। इसमें केंद्र एवं राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार होता है ना, विधायी विषयों का बंटवारा। अच्छा, अब हमें आप एक चीज बताइएगा, यहाँ आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि है, कि सीधा हम आपको हेडिंग बता दें। बताइए, वैसे मेन पॉइंट तो हमने आपको बता दिए, है ना? दोनों बता दें? ओके, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट डालिएगा इसमें, विधायी, जो विधायी संबंध में है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं साक्षी, लास्ट में डिस्कस करेंगे, मैंने क्वेश्चन दिए हैं कुछ। ओके, विधायी संबंध में पहला आपका है केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। अब केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार कैसे होता है, तो सुनते जाइएगा, और सुनने की आवश्यकता है, इसमें लिखने की आवश्यकता है नहीं आपको, है ना? बस एक कहानी के तौर पे आप समझ लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, तो आपको चीजें याद होंगी। ओके, संसद पूरे भारत का या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, संसद। ओके, नहीं आ रहा है साक्षी, आप ही का है। और भारत क्षेत्र में राज्य शामिल हो सकते हैं, और केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भी भारत के क्षेत्र में माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संसद पूरे भारत देश में, मतलब नेशनल लेवल पर कहीं भी कानून बना सकती है, और किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ओके, अगला आपको, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी भी भाग के लिए काम कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्य विधानमंडल के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो राज्य सिर्फ अपने राज्य में रहकर लोगों के लिए कानून नियम बना सकते हैं, और वो कानून नियम राज्य में ही लागू होंगे। ओके, क्लियर? अब आता है अगला, अतिरिक्त क्षेत्रीय विभाजन, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था। अतिरिक्त क्षेत्रीय विभाजन, इसमें क्या होता है कि भारतीय नागरिकों एवं इनकी संपत्ति पर पूरी दुनिया में लागू होते हैं, नियम होते हैं संसद के। ओके, इनमें ये 3 पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे, इन्हीं की वो डिटेल है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन अर्थात प्रशासनिक संबंध कैसे क्या है, तो उनको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। मुनिया, जो पहले मूल्यता जो संघ सूची में विषय थे वो 97 थे, लेकिन अब जो है वो 100 हो गए हैं। ठीक है, घट बढ़ गए हैं कुछ, है ना? इस समय अगर देखें 100 नहीं 98 मान लीजिएगा, है ना? 2 विषय और घट चुके हैं, और राज्य में 66 हैं, है ना? समृद्धि सूची में
आज के टाइम में 52 है। ये मैंने आपको नोट कराया है यहाँ। ये प्रेजेंट टाइम में 98 लिख लीजिएगा। इनको राज्य सूची में 59 लिख लीजिएगा, 59। और समवर्ती सूची में आपके इस समय 52 है। ओके, हो गया क्लियर? ऐसा ही क्या होता है, जैसे राज्य क्षेत्र के संसदीय विधान में क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद वस्तु एवं सेवा कर के से संबंधित राज्य सूची के मामले में भी शक्तियां अधिकृत कर लेती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जब भी ऐसा समय आएगा कि भाई केंद्र सरकार या देश के लिए कोई संकट उत्पन्न होता है, तो केंद्र राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उन पर क्या कर लेता है, अधिकार जमा लेता है कुछ समय के लिए। ओके, और जैसे कभी-कभी राज्य अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए कानून बना दीजिएगा, तो केंद्र सरकार उनके भी लिए कानून बनाती है। समवर्ती सूची में जो विषय हैं आज के टाइम में 52 है। ओके, लेकिन जो मूल्यता स्टार्टिंग में थे वो 47 थे। समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा है, वन है, नाप तौल मेजरमेंट है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है, ये सारी चीजें आती हैं। ओके करिश्मा, अब राज्य में जब भी कोई भी नियम बनाना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, संसद जो है वो राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। जैसे मान के चलो यूपी या नोएडा में कोई कंपनी आती है इंटरनेशनल लेवल की, तो उसके लिए जो कानून होंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी, अर्थात संसद बनाएगी। ओके, साक्षी संघ में इस समय 98 है, राज्य सूची में प्रेजेंट टाइम में 59 है, 59 है, समवर्ती सूची में 52 है। ओके, ऐसा ही राज्य में क्या होता है, जब राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद को संबंधित राज्य से या राज्य पर जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, जो स्टेट के लिए कानून बना सकती है लेकिन स्टेट नहीं बना सकता। ओके, यस, संघ सूची में आपके 98 है। मैं आपको ये लास्ट में क्लियर करता हूँ। ओके, यस, अनुसूची ये साथ में है सब कुछ। तो ये प्रेजेंट टाइम में जो है वो साक्षी ने बोले वो तो सही है, लेकिन जो मूलतः विषय है को कुछ अंतर है उनमें, ठीक है, क्योंकि संघ सूची में जो स्टार्टिंग में थे वो 97 थे, ऐसे ही राज्य सूची में जो थे वो 66 थे, 66, समवर्ती सूची में 47 थे, तो अभी घटे बढ़े हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखना, अभी 100 हो गए हैं। मैं आपको ये कंफर्म कर दूंगा, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक जो सोर्स होगा वो आपको भेज दूंगा, तो आपका कंफ्यूजन जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसे ही राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण होता है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ याद रखना है। अब हम लोग आते हैं प्रशासनिक संबंध पर, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ये विधायी मामलों के वितरण की एक पंक्ति में है, अर्थात सम्मति सूची में विषयों के मामलों में कार्यकारी कार्रवाई राज्यों के पास है, और समवर्ती सूची में विषयों के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के मामले में कार्यकारी शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, सिवाय इसके कि जब कोई संवैधानिक प्रावधान एवं संसदीय कानून विशेष रूप से इसे प्रदान करता है केंद्र। ओके, इसे आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये जो प्रशासनिक संबंध है भाग 11 और आर्टिकल 256 से 263 तक दिए गए हैं। ओके, इनमें क्या होता है, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा होता है। अब कार्यकारी शक्तियां क्या है उनको हम लोग थोड़ा जान लेंगे। केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जैसे कि ऐसे मामले जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हो, अर्थात संघ सूची के विषय में एक किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, राइट, प्राधिकरण, अथॉरिटी और न्याय क्षेत्र का कार्य होता है। इस तरह राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्य की सीमाओं का विस्तृत हैं या विस्तार कर सकती हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय में आते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी संधि है राज्य से और केंद्र से तो वो राज्य के विषय में आएगी। ओके, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात समवर्ती सूची के विषय में दोनों एक कानून या नियम बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य होगा वो किसका होगा, केंद्र सरकार का। ओके, ये चीज याद रखिएगा। राज्य एवं केंद्र के दायित्व भी हैं कुछ, कि संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, और राज्य से जो भी संबंधित कोई वर्तमान विधान है वो भी ठीक से चलाना होगा। राज्य में एक चीज याद रखना, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह ना रखना है। मतलब राज्य जो होगा वो दूसरा सेकेंडरी होगा, लेकिन प्राथमिक जो होगा प्राइमरी क्या होगा, केंद्र होगा। ओके, ऐसे ही राज्य को केंद्र के निर्देश, मतलब बस नाम के लिए दिया गया है, ऐसे संचार के साधनों को बनाए एवं उनका रखरखाव करने, और राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करने, प्राथमिक शिक्षा के स्तर में राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करना, ये सारी राज्यों को केंद्र के निर्देश हैं। मतलब जो प्रशासनिक संबंध में है, केंद्र आपको आदेश दे सकता है कि राज्य अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कानून बनाए, रेलवे की जो संपत्ति है उसे सुरक्षित रखें, अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ कल्याण के लिए काम करे और कार्यक्रम चलाए। ये सारी चीजें रही हैं। ओके, अगला है केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग भी होता है, जैसे कि संसद किसी अंतरराज्यीय नदी, जो राज्यों के अंदर नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग एवं वितरण या नियंत्रण या किसी विवाद की शिकायत पर निर्णय निर्धारण दे सकती है। मतलब जो राज्यों के बीच, दो राज्यों के बीच किसी भी नदी में विवाद है कि भाई इसका पानी आप हमारे यहाँ डाइवर्ट नहीं होने दे रहे हैं, दूसरी जगह जाने दे रहे हैं, तो इन विवादों को संबंध में केंद्र से वो मदद मांग सकता है। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, वेरी गुड। ऐसे ही राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत केंद्र व राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकती हैं। एक चीज याद रखिएगा, अंतर राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 के तहत केंद्र कर सकता है, कि जो भी सामूहिक महत्व के विषयों की जांच एवं बहस के लिए। ओके,
और जो परिषद सबसे पहले बनाई गई थी वो 1990 में बनाई गई थी। ओके। ऐसे ही केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियम, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास दिलाना एवं साख प्रदान करना। भाई जो भी नियम कानून और फैसले लिए जा रहे हैं तो उनको विश्वास दिलाने के लिए केंद्र राज्यों की मदद भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। ओके। ऐसे ही आता है अखिल भारतीय सेवाएं। 1990 में सबसे पहले अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ था। ओके साक्षी। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में क्या है, किसी अन्य संघ की तरह केंद्र व राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं। जैसे कि केंद्र सेवाएं या राज्य सेवाएं जिन्हें हम लोग कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, ये सभी किसमें शामिल है, केंद्र में। और इन सेवाओं के अधिकारी केंद्रों में काम करते हैं। ऐसे ही राज्यों के अंदर उच्च पदों पर अपनी सेवाएं भी ये लोग प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण कौन करता है, केंद्र एवं राज्य द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। कि भाई आईएएस पीसीएस जो होते हैं उनका नियंत्रण एवं संरक्षण दोनों की संयुक्त रूप से किया जाता है, क्योंकि दोनों को आवश्यकता है आईएएस पीसीएस की, है ना। ऐसे ही लोक सेवा आयोग, राज्य में जो लोक सेवा आयोग बनते हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, है ना, ये सब उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है राज्य स्तर पर, केंद्र पर राष्ट्रपति द्वारा। ओके। एकीकृत न्याय व्यवस्था, भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन न्याय के प्रशासन में द्वंद्व नीति नहीं चलती है, डुअल पॉलिसी नहीं है भारत में। ओके, न्याय के मामले में। ऐसे ही आपातकालीन अवधि में संबंध कैसे होंगे भारत केंद्र एवं राज्यों के, तो बिहार का था। ओके, वेरी गुड। अब राष्ट्रीय आपातकालीन के समय आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जिसमें केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार राज्य की जो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण अधीन होती है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। मतलब जब कोई भी आपातकाल हो, कोई भी इमरजेंसी हो, तो राज्य सूची के जितने भी विषय हो उन सब पर विषय पर केंद्र कानून नियम बना सकते हैं। ओके। ऐसा ही 356 के तहत होता है। ऐसा ही 360 के तहत होता है कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के आदेश दे देता है, चाहे फिर राज्य हो चाहे फिर केंद्र हो, है ना। जैसे कोविड के टाइम राज्यों में हुआ था। ऐसे ही कई सारे अन्य इनके विषय हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, और लेजिस्लेटिव है, कार्यकारी विधायी, है ना। और अगला जो आपका है वो हम लोग देखेंगे आगे, एक वित्तीय अर्थात फाइनेंशियल, उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ कुछ आर्टिकल है, इनको याद रख लीजिएगा। राज्यों को केंद्र के आदेश का पालन करना चाहिए। आर्टिकल 263, अंतर राज्य परिषद राज्यों के बीच विवादों की जांच एवं सलाह देने के लिए, उन विषयों की जांच एवं चर्चा करने के लिए जिनमें कुछ या सभी राज्य या संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच टकराव होता है, तब बात करते हैं। अब आता है फाइनेंशियल रिलेशन, अर्थात वित्तीय संबंध क्या है, एलोकेशन, टैक्सेशन पावर, मतलब टैक्स से संबंधित है ये। तो सूची में विषयों के अनुसार संवर्ती सूची जीएसटी 101 माह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसमें जीएसटी लाया गया था, और जो कर राजस्व का वितरण के बारे में बात करता है 80वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 में, और 101वां 2016 में हुआ। तो केंद्र अर्थात जो टैक्स होगा केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है और उसका बंटवारा केंद्र एवं राज्यों में हो जाता है। ओके। और
कभी-कभी जो टैक्स होता है केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर अनुच्छेद 269 के तहत 268, 269 ए अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान जीएसटी का लेवी एवं संग्रह, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कर लगाया जाता है और केंद्र द्वारा एकत्रित किया जाता है। कई प्रकार के टैक्स होते हैं जो केंद्र द्वारा ही लगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा ले लिए जाते हैं, और कई केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं जो राज्यों द्वारा भी लिए जाते हैं, उनमें बंटवारा होता है ना। और लेकिन केंद्र एवं राज्यों के बीच वितरण किए जाते हैं। केंद्र के उद्देश्य के लिए कुछ करों को शुल्कों का अधिभार राज्यों द्वारा लगाए गए एकत्रित एवं रखे गए कर। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो राज्य द्वारा ही लगाए जाएंगे और राज्य के द्वारा ही ले लिए जाएंगे। ओके, अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। बिना टैक्स का वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। केंद्र निम्नलिखित में से प्राप्तियां केंद्र के गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं, जैसे डाक और तार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण ना, सिक्का एवं मुद्रा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र एवं समय अवधि समाप्त होने पर उगाही, ये सारे टैक्स हैं। प्राप्तियां राज्य के गैर कर राजस्व के प्रमुख स्रोत, जैसे सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, बच निकलना एवं चूक जाना। राज्यों को सहायता अनुदान, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अलावा संविधान केंद्रीय संसाधनों से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। अनुदान दो प्रकार के होते हैं, एक सहायता के लिए और एक संविधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। अनुदान भी कई, एक सहायता के लिए दिया जाता है जिसे हम लेंगे नहीं, और एक अनुदान ऐसा दिया जाता है जिसे हम कुछ विधि के अनुसार देंगे और वापस भी लेंगे, है ना। ये सारी हाँ, साक्षी क्या कह रही है? सर जीएसटी आर्टिकल 27(1) में ही आएगा। मैंने आपको बताया तो है, जीएसटी जो आया 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। ओके, इतना याद रखना है, आर्टिकल के अंदर नहीं। ये वित्तीय संबंध है उनके अंदर आएगा, ठीक है, 271 के अंदर नहीं आएगा। एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। ओके, देखिए 271 के अंतर्गत क्या आता है, टैक्सों पर अतिरिक्त कर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी ही आएगा। हाँ, टैक्स वाला 271 में आएगा, लेकिन एक चीज याद रखिए, आप कहें कि जीएसटी आएगा तो ऐसा नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आया था, क्योंकि कई प्रकार के अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे एक चीज पर, इसीलिए उन्होंने सारे को मिक्सअप करके जीएसटी कर दिया, खत्म। और जो जीएसटी लाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 के तहत लाया गया था 2016 में, ठीक है। और ये जो 271 आप कह रही हैं आर्टिकल, वो करों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए, अब तो नहीं है कोई प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड। अब जो करों का वितरण है, एक चीज याद रखिएगा, कुछ कर ऐसे हैं, सरल भाषा में इसे समझ लीजिएगा, कि केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, सेंटर द्वारा लगाए जाएंगे, राज्य द्वारा एकत्रित कर लिए जाएंगे। और कुछ कर केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे, राज्य द्वारा एकत्रित कर लिए जाएंगे और उनका बंटवारा केंद्र एवं राज्यों में हो जाएगा। यहाँ बंटवारा केंद्रों में नहीं होता है, कभी कभी होता है। और कुछ कर ऐसे हैं
फिर राज्यों द्वारा ही लगाए जाएँगे, राज्य द्वारा ही एकत्रित कर लिए जाएँगे, है ना? ये चीज़ याद रखना है। ओके? यहाँ तक क्लियर सभी को? हम आपको आर्टिकल की अभी लिस्ट भेज देंगे तो उनको देख लीजिएगा। ओके? डिस्ट्रीब्यूटिव एवं नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ हमने आपको कुछ कर दिए हैं, तो उनको भी याद करिएगा। ऐसे ही आता है वैधानिक अनुदान 275। संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिनकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, ना कि प्रत्येक राज्य को। साथ ही अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग रकम तय की जाती है। वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन एवं वहाँ की जो भी जैसा हमें मिलता है फाइनेंस, वैसे उस प्रकार से केंद्र डिसाइड करती है। ऐसे ही आर्टिकल 282 आता है विवेकाधीन अनुदान। केंद्र एवं राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर ना हो। क्योंकि वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुच्छेद 280, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसा कि क्वेश्चन दिया है, द्विसदन भारतीय संविधान एक संघीय व्यवस्था है, अखिल भारतीय सेवा एक एकात्मक विशेषता है, तो आपको आंसर देना है। करिएगा आंसर। यस यस, यूपी गवर्नमेंट अलग करती है, एमपी अलग करती है अपने लिए, है ना? जो गरीब राज्य होंगे उनको ज्यादा टैक्स मिलता है, जो अमीर होंगे उनको कम दिया जाता है। चलिए आंसर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, द्विसदनीय भारतीय संविधान एक संघीय व्यवस्था है या विशेषता है? अखिल भारतीय सेवा एक एकात्मक विशेषता है? दोनों सही है, बस क्या है, अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, दिए गए कथनों में विचार करें और सही विकल्प चुनें। भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के लिए दो सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची प्रदान करता है। संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियां एवं कार्यों के आवंटन को परिभाषित एवं निर्दिष्ट करती है। तो ये चीजें आपको बतानी है। ऑप्शन ये है, ओनली ए, ओनली बी, या बोथ करेक्ट, बोथ रॉन्ग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के लिए दो सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची प्रदान करती है। गुड मॉर्निंग कोमल, लेट हैं आप? क्या बात है, सो के नहीं उठ पाती हैं क्या 7 बजे? सबका आंसर सी आ रहा है ना? सी आपका सही है। पढ़िए पहले क्वेश्चन ध्यान से। समवर्ती सूची कहाँ जाएगी? विधायी विषयों के वितरण के लिए दो सूचियां हैं कि तीन सूची है? समवर्ती सूची कहाँ जाएगी? ओनली ए करेक्ट है ना? ए, ओनली बी करेक्ट है ना?
तो फिर सी कर रहे हैं सभी लोग। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ दोनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, दोनों को थोड़ा डीप में जाके पढ़ लीजिएगा एक बार कि कहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं और इंडियन पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ओके, चलिए अब यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। गुड्डू क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच तो सही है। गुड्डू ओनली सही विकल्प पूछ रहे थे यहाँ, ठीक है। जब एक चीज छोड़ ही दी जाएगी तो वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, है ना। दोनों नहीं मिलाने हैं गुड्डू, ऑप्शन अलग अलग हैं, ये चीजें तो देखिए। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, है ना। आया समझ में, नहीं आया गुड्डू। इतना ज्यादा भी डीप नहीं आते, बस इसी भाषा में फंसाते रहते हैं, है ना। मैं आपको आर्टिकल भी भेज दूंगा पूरे लिखे हुए कि भाई किसमें क्या है, वो आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़िएगा, नहीं आता है समझ में तो पूछिएगा। हाँ, फॉर्म डेट आ गई है, कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे शाम से, और आज से आपके फिल होने लगेंगे। तो याद रखिएगा, आज संडे है, सभी लोग भर लीजिएगा, उसके बाद और कुछ काम करिएगा। ओके, 29 अक्टूबर लास्ट है। स्टार्ट हो चुके हैं कोमा लास्ट से ही। देखिए ज़्यादा नहीं आते हैं आर्टिकल से, जब आगे आर्टिकल आएंगे तब हम आपको बता देंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, वॉच मोस्ट वेलकम। मेरे तरफ से सेशन समाप्त है, अब आप लोग जा सकते हैं, है ना। और जाइए, सबसे पहले फॉर्म फिल करिएगा। ओके, चलिए, ओके, बाय।